गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हमारा जेनेटिक कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जेनेटिक कोड से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। जो पहला हमारा क्वेश्चन था, हमने कहा था कि जो 150 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ एमआरएनए है, तो उससे टोटल कितने 150 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ एमआरएनए का कोई सीक्वेंस है और उससे टोटल 50 एमिनो एसिड बनते हैं। यानी 50 एमिनो एसिड का प्रोटीन बनेगा या पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। और आफ्टर 25 यानी 75 न्यूक्लियोटाइड के बाद में हमने कोई एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया, तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि उससे टोटल कितने एमिनो एसिड जो होंगे वह अल्टर होंगे यानी चेंज हो जाएंगे या उनके सीक्वेंस में कोई दिक्कत आएगा। तो चूंकि हमने 75, उस क्वेश्चन का आंसर देख लो कि यहां से ये 5 इंड से 3 इंड का कोई एमआरएनए है और ये टोटल 155 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, 155 न्यूक्लियोटाइड का। यानी यहां से यहां तक का जो है लेंथ 150 न्यूक्लियोटाइड का है। इसका हाफ यानी इधर 75 और इधर 75 है। यहां पर हमने आफ्टर 75 के बाद में ये नंबर 76 पे ऐड किया है किसी एक न्यूक्लियोटाइड को। ओके, तो जब ऐड कर दिए हैं यहां पर 75 के बाद, तो इधर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, तो इससे बनने वाला टोटल एमिनो एसिड 25 एमिनो एसिड। अल्टर होने वाले एमिनो एसिड तो टोटल 25 एमिनो एसिड। 25 एमिनो एसिड में अल्टरेशन होगा। अल्टरेशन का मतलब जो सीक्वेंस चेंज हो सकता है या उसका पार्ट अलग हो सकता है, लेकिन यहां तक में कोई, यहां से यहां तक में यानी 75 न्यूक्लियोटाइड से बनने वाले एमिनो एसिड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट इनफ हो गया, यहीं तक की बातें थी। अब आइए इसके बाद में जो हमारा अब टॉपिक है जेनेटिक कोड को आप समझ गए क्या होता है जेनेटिक कोड, है ना। उसके बाद में जो सेंट्रल डॉगमा का पार्ट था, यानी सेंट्रल डॉगमा में क्या क्या देखे थे, सेंट्रल डॉगमा को याद कीजिए। तो डीएनए से आपने पहले डीएनए बनाया था बेटा, इसका क्या नाम हुआ था, रेप्लिकेशन। डीएनए से क्या बनाया आपने, आरएनए या एमआरएनए, इसका क्या नाम हो गया था, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से अब क्या बनेगा, प्रोटीन, इसका क्या नाम होगा, तो इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि अब हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। कोई भी क्वेश्चन देता हूं, व्हाट्सएप पे पूरा ग्रुप भरा रहता है, मतलब मेरा नंबर जो है सभी का रिस्पांस आया हुआ रहता है। दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि यस, आप सिंसियर हो रहे हो अपने पार्ट के लिए, अपने वर्क के लिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो प्लीज कीप इट अप। एंड नाउ टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं है, ये बायोलॉजी का ट्रांसलेशन टॉपिक है। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर कोई सेल ट्रांसलेशन क्यों करता है। अब याद करो, आप सेल डिवीजन में G1, G2 ये सब फेज पढ़ा होगा आपने, और वहां पर सेल के अंदर या आप प्लांट के फिजियोलॉजी में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, ठीक है। फिर आपको रेस्पिरेशन पढ़ा आपने, ये सब सारे टॉपिक। तो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम आए थे ना, रूबिस्को एंजाइम आया था फोटोसिंथेसिस में। तो एंजाइम क्या है, यह एक प्रोटीन है। G1, G2 फेज में बहुत सारे क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। उसी तरह रिस्पिरेशन में तो पूछो मत कितने एंजाइम आए थे, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम, ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जितने भी बहुत सारे एंजाइम है, PFK1 उसी को कहते हैं। तो म्यूटेज एंजाइम, जितने भी एंजाइम है, PFK1 या म्यूटेज ETC, ये सब एंजाइम जो हैं, ये प्रोटीन हो गया, या यहां पर बनने वाला प्रोटीन, या ये सब एंजाइम का, ये सब भी क्या है, ये सब प्रोटीन। ये सब प्रोटीन हमारे सेल में कैसे बनते हैं,
तो ये सभी प्रोटीन हमारे सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बनते हैं। तो आप ट्रांसलेशन को कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA genetic information from mRNA या genetic information with the help of राइबोसोम एंड tRNA। तो tRNA और राइबोसोम की मदद से mRNA पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है यानी कौन सा प्रोटीन बनना है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमारे सेल में जनरली इंटरफेज में होता है, ठीक है, एंड मेनी टाइम्स होता है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म at G1 and G2 phase. Okay, it occurs in cytoplasm at G1 and G2 phase या इंटरफेज कह सकते हैं हम लोग इसी चीज को। अब यहां पर ट्रांसलेशन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? इट रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए बेटा जरूरत पड़ेगी राइबोसोम की, जो कि आप पढ़ चुके क्लास 11th में। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री या एक प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री है। ओके, राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी, टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, एमिनो एसिड का जरूरत पड़ेगा, एमआरएनए का जरूरत पड़ेगा और साथ ही साथ एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की। ठीक है, तो एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज या सिंथेटेज भी लिख सकते हैं, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये सारे जरूरत है राइबोसोम की, टीआरएनए की, एमिनो एसिड की, एमआरएनए की और एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की, इतने सारे की जरूरत है। इसके साथ साथ एटीपी की जरूरत पड़ती है, जीटीपी की जरूरत पड़ती है, Mg+2 की जरूरत पड़ती है, बट वो सारे पार्ट अभी अलग है। ठीक है, तो वो सब जो है बेसिक, जो इतना सारा जो चीज है ये सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इतना की जरूरत है, उनकी भी जरूरत है लेकिन ये सबसे मेन है। ओके, तो इतने सारे रिक्वायरमेंट की जो है वह जरूरत पड़ती है हमारे सेल को प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, अब देखिए ये चीज आइए, तो थोड़ा सा पहले राइबोसोम को देख लेते हैं हम लोग। क्या है राइबोसोम? आप जानते हैं इसके बारे में बहुत सारा बेसिक चीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? राइबोसोम के बारे में। ओके, क्या जानते हो राइबोसोम के बारे में? तो राइबोसोम आप जानते हो कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन बनाने वाला एक साइट है। तो राइबोसाइम इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन या राइबोसाइम, ये राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस occurs on ribosome, so it is also called protein factory. It has
टू सब यूनिट। कौन कौन? स्मॉलर सब यूनिट एंड दूसरा क्या है? सेकेंड जो है बेटा लार्जर सब यूनिट। एंड बोथ सब यूनिट आर अटैच बाई Mg+2 आयन। ठीक है, तो लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट दो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, और लार्जर स्मॉलर सब यूनिट जब Mg+2 आयन आता है तो अटैच होता है। अब देखो, अटैचमेंट और डिसोसिएशन, एसोसिएशन यानी दो सब यूनिट स्मॉलर लार्जर सब यूनिट का एसोसिएशन कब होगा? जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा, और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा उसके बाद वो डिसोसिएट कर जाएंगे। तो दोनों सब यूनिट का आपस में जुड़ना, दैट इज एसोसिएशन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस टाइम, यानी ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हुआ वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो सेल में राइबोसोम यानी कि कंप्लीट दोनों सब यूनिट नहीं मिलता है जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता रहेगा सेल में। दो सेपरेट सब यूनिट के फॉर्म में ही मिलते हैं। शायद आपको सेल के टॉपिक में आपको थोड़ा सा याद अगर होगा तो वहां पे हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा तो जनरली क्या है कि जो भी रेफरेंस बुक वाले होते हैं या जो ये सब होते हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि राइबोसोम 70S और 80S, प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। बट वो 80S और 70S जो हैं वो दोनों सब यूनिट जुड़ के होता है, और दोनों सब यूनिट कब जुड़ता है? जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। तो ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस ओनली बोथ सब यूनिट आर अटैच या कंबाइंड बाय द मैग्नीशियम आयन। किसके मदद से? तो मैग्नीशियम आयन की मदद से ही ये राइबोसोम के जो दोनों सब यूनिट हैं, यानी कौन कौन से? स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अटैच होंगे, अदरवाइज वो अटैच नहीं रहेंगे। ओके, तो कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट fit over larger सब यूनिट। लार्जर यानी जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लार्जर सब यूनिट पे फिट होगा। और कैसे? लाइक ए कैप, यानी कि एक आदमी के ऊपर जो कैप आता है उस तरह से स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट के ऊपर में फिट होगा। लाइक ए कैप एंड लीव ए टनल। एक दूसरे के ऊपर फिट होंगे और उसके अंदर में एक गुफानुमा स्ट्रक्चर बना रहेगा, ताकि उससे क्या होगा? इस तरह से ये इस तरह से इसलिए होता है ठीक है, ये इस तरह से, ताकि जो mRNA है ये mRNA इसके अंदर ऐसे फिट हो सके, ये जान जाओ। तो mRNA के लिए और tRNA के एंट्री के लिए इस तरह से एक टनल बना होता है, दिस इज द टनल, एंड इसी को कहते हैं लीव ए टनल। तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट जो है आपस में, स्मॉलर सब यूनिट एक कैप की तरह उस पर अटैच होगा, और उसके साथ साथ लाइक ए कैप and leave a tunnel, both subunit are joined by Mg+2 आयन। तो दोनों के ज्वाइन करने के लिए Mg+2 आयन की जरूरत होती है। both subunit are joined by Mg+2 आयन during protein synthesis. This is called association, and after completion of ट्रांसलेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब जब ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बन गया तब, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलेशन बोथ सब यूनिट
separated and this is called, अब इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिसोसिएशन। तो इतना बात क्लियर याद रख लो कि सेल के अंदर दोनों सब यूनिट बिना प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ज्वाइन नहीं रहते हैं। स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अपने आप ज्वाइंट होकर के नहीं रहेंगे। ओके, अब एक राइबोसोम पे कहता है कि 3 साइट होते हैं। ओके, देखिए उस चीज को लिख लेते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि राइबोसोम हैज 3 साइट, राइबोसोम हैज 3 साइट। वो कौन कौन से है बेटा, 3 साइट? तो एक है ए साइट, ए साइट को कहते हैं एमिनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट, एमिनो एसाइल और एक्सेप्टर साइट। सेकेंड पी साइट, इसको कहते हैं एमिनो एसाइल या एक्सेप्टर साइट कहां होता है, तो लार्जर सब यूनिट पे। ओके, और दूसरा है पी साइट, इसको कहते हैं पेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट। ये बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट के बीच में, दोनों में होता है, ऑन लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। ओके, पी साइट। और फिर पी साइट किस बाद में है, यानी क्या है बेटा, ए साइट, पी साइट और एग्जिट साइट। एग्जिट साइट मतलब ई साइट, ई साइट का मतलब ई साइट मतलब एग्जिट साइट कहां, तो लार्जर सब यूनिट पे। ओके, तो पार्ट ऑफ ई साइट भी जो है पार्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट है। अब ये तीनों साइट हो गए, तो अगर हम लोग एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यह है एक राइबोसोम और इस राइबोसोम पे कह रहे हैं हम कि ये 3 साइट हैं। ओके, दिस इज ए साइट, पी साइट और ई साइट। ये एक राइबोसोम के 3 साइट हो गए। ये राइबोसोम जब एमआरएनए के साथ अटैच होगा तो आपको हम दिखाएंगे, कोई भी जो नया टीआरएनए आएगा वो सबसे पहले, तो टीआरएनए आके कहां बाइंड होगा, तो इस ए साइट पे आएगा पहले, और जो भी नया आया है उसके पहले का जो टीआरएनए होगा वो कहां होगा, पी साइट पे, और जो टीआरएनए को बाहर निकलना है तो वो आ जाएगा ई साइट पे। समझो कि राइबोसोम एक व्हीकल है और एमआरएनए क्या है, रोड है। दूरी तो तय कौन करता है, रोड या व्हीकल, व्हीकल। तो इस तरह से एमआरएनए होगा, ये रोड है, रोड का मतलब एमआरएनए, और इसके ऊपर राइबोसोम आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब राइबोसोम आगे बढ़ता है तो क्या बना के देता है, राइबोसोम आगे बढ़ेगा तो प्रोटीन बना के देगा। व्हीकल जब रोड पे चलता है तो क्या देता है, दूरी तय करके देता है, एक डिस्टेंस को, जहां हमें, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो तय करके देता है। जहां हमें जाना है, हमें मुंबई से खेड़ आना है, तो एक डेस्टिनेशन को हमने तय किया, रोड तो फिक्स है। उसी तरह एमआरएनए जो बन के आया उसके ऊपर सीक्वेंस है, तो वो इस तरह से बाइंड हुआ और राइबोसोम आगे की ओर बढ़ेगा। अब जैसे जैसे व्हीकल बढ़ता है तो अलग अलग जगह का अलग अलग सीनरी होता है, कहीं पे कोई ढाबा होता है, कहीं पे कुछ पेड़ पौधे, कहीं पे जंगल होता है। तो उसी तरह एमआरएनए के ऊपर अलग अलग जो सीक्वेंस है, उस पार्टिकुलर सीक्वेंस से कौन सा एमिनो एसिड का वो सीक्वेंस है, वैसा एमिनो एसिड टीआरएनए लेकर के आएगा और इस घर के अंदर, इसके अंदर जोड़ करके
और वो टीआरएनए बढ़ते चला जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसा आता है जहां पे हमारा डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे खेड़ा है तो हमारा डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गया। एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है वह कहीं ना कहीं आके कंप्लीट हो गया। जैसा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बनना था वैसा प्रोटीन बन गया, ये एमआरएनए भी रिलीज हो जाएगा, फिर राइबोसोम भी, दोनों सब यूनिट रिलीज हो जाएंगे और पूरा का पूरा प्रोटीन बन करके वह सेल के अंदर काम अपना करना चालू कर लेगा। यानी हम आ गए खेड़ में तो अपना काम चालू कर दिए। यही प्रोसेस है, यही सारा चीज जो है वह चलते रहता है। ओके, तो हमें इसी चीज पे फोकस करना है कि आखिर ये प्रोटीन बनता कैसे है, इसी पे अभी पहले तो ये बेसिक पहले समझे कि ये राइबोसोम है भाई। चलो राइबोसोम जो है वो क्या काम करता है। और राइबोसोम के ऊपर जो स्मॉलर सब यूनिट है वह इनिशिएशन पॉइंट को, यानी जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होना है उस पॉइंट को रिकॉग्निशन करने की टेंडेंसी होती है स्मॉलर सब यूनिट के पास। सभी के पास, लार्जर के पास नहीं, स्मॉलर सब यूनिट के पास में वह क्या करता है, तो लिखते हैं इसको हम लोग स्मॉलर सब यूनिट हैज, smaller subunit has recognition site, have tendency to recognize, ये लिखते हैं smaller subunit has tendency to recognize mRNA binding site, mRNA binding site at initiation point। तो जहां से इनिशिएशन होता है उसको रिकॉग्नाइज करने की टेंडेंसी स्मॉलर सब यूनिट के पास में होती है। अब ये तो हमारा जो पार्ट है, ये एक पार्ट जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसके बाद में देखिए एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो अभी आया था रिक्वायरमेंट में। तो राइबोसोम समझ गए 3 साइट होता है, तीनों साइट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए का मतलब एमिनो एसाइल, ठीक है, ए फॉर एमिनो एसाइल या ए फॉर एक्सेप्टर साइट, पी फॉर पेप्टिडाइल साइट या पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट, और उसके बाद में है ई साइट का मतलब एग्जिट साइट। ओके, अब लिखेंगे एंजाइम एमिनो एसाइल पेप्टिडाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल पेप्टिडाइल टीआरएनए सिंथेटेज यह एंजाइम है। यह एंजाइम का काम है कि एमिनो एसिड को, एंजाइम को और एटीपी को जोड़ करके, यह एंजाइम जाके जुड़ता है एमिनो एसिड के साथ में। एंजाइम, एटीपी और एमिनो एसिड जब तीनों आपस में जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। उसी प्रोसेस का कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा। देखिए कभी कभी लगता होगा आपको कि बहुत टफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा, तो डोंट बी फ्रस्ट्रेट। आप आसानी से कभी भी ऐसा लगे बेझिझक आप इस चीज के लिए कॉल कर सकते हैं किसी भी बच्चे को, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। एक तो टॉपिक बहुत बड़ा है, आपके पूरे 12th में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफेस्ट पार्ट जो है वह जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर ही है। आप देखे होंगे इसके पहले का कोई भी टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कंसेप्चुअल नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो ये पूरा का पूरा बेसिक और कंसेप्चुअल पार्ट है, और इतने कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट पार्ट को भी हमें इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो आपको थोड़ा चीजों को समझ के, कभी भी कोई चीज अगर लगे कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है, पार्ट बाय पार्ट करके आपको पढ़ने जाना है।
जितना ज्यादा पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ेंगे चीजें समझ में आएगी। रिवीजन कीजिए, कोशिश कीजिए। जिस दिन आप बुक बंद करके आपस में ये हो गए कि अपने आप में अब छोड़ो हटाओ, उब गए, उबना जिस दिन चालू कर दिए मतलब ये टॉपिक गया, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए पहले तो इस टॉपिक से उबना नहीं है, किसी भी टॉपिक से, लेकिन ये जो इतना कंसेप्चुअल टॉपिक है इससे जो है वह आपको उबना नहीं है। ओके, तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज पेप्टिडाइल हटा दीजिए, इतना से भी काम चला सकते हैं। ज्यादातर बुक में आपको एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होगा। हाँ, पेप्टिडाइल इसलिए हटा दिए क्योंकि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी एक एंजाइम होता है जो राइबोजाइम है, उससे कंफ्यूजन बढ़ जाती है। आप एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और आपके बुक में भी यही सब होगा। अब आइए देखते हैं, तो इट इज द एंजाइम, ये क्या है, यह एंजाइम है। और ये एंजाइम काम क्या करता है, तो ये एंजाइम एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने का काम करता है। यानी यही एंजाइम जो है वह एमिनो एसिड को और टीआरएनए को आपस में जोड़ने का काम करेगा। और जितने तरह के टीआरएनए होते हैं उतने तरह का, उतने टाइप्स का ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है। तो हर स्पेसिफिक टीआरएनए के लिए स्पेसिफिक ऐसा ये एंजाइम होगा। क्यों, और हर टीआरएनए स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि सभी टीआरएनए का एक अपना स्पेसिफिक एंटीकोडॉन है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो सभी के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए जो है स्पेसिफिक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो इट इज द एंजाइम दैट कंबाइन एमिनो एसिड विथ, यानी यह एमिनो एसिड को उस पार्टिकुलर एमिनो एसिड के पार्टिकुलर टीआरएनए के साथ कंबाइन करवाने का काम करता है। ठीक है, तो यह एक एंजाइम है और इसीलिए इसी एंजाइम को हम लोग कहते हैं एंजाइम एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, यानी एमिनो एसिड को एक्टिवेट करता है। ठीक है, विथ स्पेसिफिक टीआरएनए। ओके, एंड ये जो एंजाइम होता है, जितने तरह के टीआरएनए होते हैं, हर एक अलग तरह के टीआरएनए के लिए अलग तरह का क्या होता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। मान लो कि कोई एक, ये इस तरह से आपको हम बता के दिखा रहे हैं, यह एक बेटा टीआरएनए है और इसका एंटीकोडॉन जो है वह है यूजी का, तो यूएसी। एयूजी के साथ कौन बाइंड करेगा, जिसका एंटीकोडॉन वैसा टीआरएनए जिसका एंटीकोडॉन क्या होगा, यूएसी। तो यूएसी वाला टीआरएनए जब भी आएगा तो क्या लेके आएगा, मैथियोनिन लेकर के आएगा। तो मैथियोनिन को इस स्पेसिफिक टीआरएनए, यानी ऐसा टीआरएनए जिसका एंटीकोडॉन यूएसी हो, उसके लिए स्पेसिफिक क्या होता है, उसके लिए स्पेसिफिक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होगा। उसी तरह मान लीजिए आप कि यहां पर यह जो टीआरएनए है इसके पास यहां पर वैलिन जुटा हुआ है, वैलिन एमिनो एसिड है। कोई भी एक ऐसा ले लीजिए, इसका सीसीसी एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, सीसीसी, क्योंकि वैलिन का क्या होता है, जीजीजी। कहां, एमआरएनए के ऊपर कोड क्या रहेगा, जीजीजी। तो जीजी किसका कोड है, वैलिन का। तो जो वैलिन लेकर के टीआरएनए आएगा वो क्या लेकर के आएगा, जिसके पास एंटीकोडॉन सीसीसी होगा। तो सीसीसी वाले एंटीकोडॉन के टीआरएनए पे वैलिन को जोड़ने का काम एक स्पेशल टाइप का, यानी एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज वैलिन को जोड़ रहा है इस एंटीकोडॉन वाले टीआरएनए के साथ, सेम वही एंजाइम यहां पे काम नहीं करेगा। तो यहां पर मैथियोनिन को यूएससी एंटीकोडॉन वाले टीआरएनए से जोड़ने के लिए अलग तरह का एमिनो एसाइल टीआरएनए होगा। उसी तरह वैलिन को सीसीसी एंटीकोडॉन पे जोड़ने वाला एंजाइम वो अलग तरह का हो जाए। तो जितने तरह के टीआरएनए होंगे उनके लिए उतने टाइप के क्या होगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एंजाइम इज
द एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच टीआरएनए। स्पेसिफिक होता है जितने भी तरह के ईच टीआरएनए के लिए स्पेसिफिक होगा, तो एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच टीआरएनए। अब देखिए यहां तक की ये बात हो गई। इसके बाद में अब हम लोग हेडिंग देंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का क्या क्या मैकेनिज्म होता है। तो ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म क्या कह रहे हैं हम, अब हेडिंग देंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में टोटल कंप्लीट प्रोटीन जो बनना है उसके लिए टोटल 6 मैकेनिज्म काम आते हैं। पहला काम होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होना, ठीक है। दूसरा चार्जिंग या जो टीआरएनए है उसके ऊपर एमिनो एसिड आके ऐड होना, तो उसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। या टीआरएनए के ऊपर जो एमिनो एसिड की जो बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। एक और नाम है उसका ध्यान नहीं आ रहा है, तो पहले ये लिख लीजिए चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ओके। अब थर्ड में इनिशिएशन, फोर्थ में एलोंगेशन, ठीक है। फिर एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन, इलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन। जैसे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में देखे थे उसी तरह इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। और सिक्स में मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या सिर्फ मॉडिफिकेशन लिख दीजिए। ये 6 स्टेज को हम लोग को 1 बाय 1 करके देखना है। तो सबसे पहले देखें हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के एक्टिवेशन कैसे होते हैं, ओके। तो चलिए एक्टिवेशन ऑफ, अब हमारा फर्स्ट हेडिंग ये 6 अगर लिख लिया प्रोसेस, अब 1 बाय 1 इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो भी एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम। एंजाइम कौन सा, एंजाइम होगा एमिनो एसाइल टीआरएनए, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो एमिनो एसिड प्लस एटीपी यानी एंजाइम, और ये Mg+2 आयन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एमिनो एसिड और यहां पर AMP जुट जाएगा प्लस एंजाइम। एंजाइम अलग नहीं, एंजाइम इसके साथ में रहेगा, प्लस एंजाइम यानी एंजाइम अटैच में है। प्लस लिखने का मतलब सेपरेट हो जाता है, ये ऐसे, और प्लस पीपीआई। पीपीआई को हम लोग कहते हैं पायरोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट यहां पर, एक फॉस्फेट मोनोफॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट यहां पे, 3 फॉस्फेट यहां पर क्या था, ट्राइफॉस्फेट है। अब ये हो गया, दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो यहां पर इसीलिए कहते हैं, यानी एमिनो एसिड अटैच हुआ है इस एंजाइम के साथ और एटीपी के साथ, और वहां पर एएमपी बन गया है, और फाइनली पीपीआई जो है वहां पे यानी पायरोफॉस्फेट जो है वह रिलीज होकर के निकल जाएगा वहां पर, ओके। तो एमिनो एसिड कंबाइंड विथ एमिनो एसिड कंबाइंड विथ specific amino acyl tRNA
tRNA synthetase in the presence of ATP and Mg+2 ion. इसी को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब लिखेंगे सेकेंड में, सेकेंड हमारा क्या था, तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग या लोडिंग करके हम एक बात बताए थे, लोडिंग ऑफ टीआरएनए। तो जब एमिनो एसिड अटैच होता है टीआरएनए के साथ उसको कहते हैं लोडिंग टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए, या उसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ओके, इसमें यानी अब वही चीज, तो एमिनो एसिड यानी ये जो एंजाइम है एमिनो एसाइल, ठीक है, टीआरएनए सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, यहां पे ये जो बना है अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया है एंजाइम, ये ई फॉर एंजाइम मतलब एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, यानी एमिनो एसिड और एएमपी सब है उस पे, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब तो यहां पर वही जो है वो अटैच होते हैं टीआरएनए के साथ में, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ टीआरएनए, complex react with a specific tRNA, and enzyme tRNA, फुल स्टॉप। अब यहां पर एंजाइम एंड AMP, एंजाइम एंड AMP रिलीज, एंजाइम और AMP अब रिलीज हो जाएगा, रिलीज एंड एमिनो एसिड बाइंड्स ऑन थर्ड एंड ऑफ OH ग्रुप, बाइंड ऑन 3 end to form चार्ज टीआरएनए। अब इसी को क्या कहेंगे हम लोग, चार्ज टीआरएनए कहेंगे, यानी अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं एमिनो एसिड और इसके साथ एएमपी था, एएमपी और एंजाइम प्लस क्या हो जाएगा टीआरएनए, यहां पे टीआरएनए आ गया। अब ये क्या है, ये सभी कॉम्प्लेक्स हैं, दिस इज दी कॉम्प्लेक्स, कहां से कहां, यहां से यहां तक को कॉम्प्लेक्स कह दिए, और ये क्या है टीआरएनए है, टीआरएनए आया, थोड़ा और छोटा कर लेता हूं। अब ये टीआरएनए कंबाइंड हुआ तो यहां पर क्या बन गया, तो यहां से एमिनो एसिड और टीआरएनए प्लस एएमपी प्लस एंजाइम रिलीज हो गया यहां से। तो ये इस तरह से जो है वो पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी टीआरएनए जो है वो चार्ज हो गया है, ओके। और जो एमिनो एसिड है वह लिंक हो रहा है किसके साथ, तो थर्ड एंड पे, यानी टीआरएनए का जो OH ग्रुप था, आप स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, नहीं तो फिर से बना के दिखा रहा हूं मैं। और यहां पर क्या लिखे थे, CCA और OH, तो यहीं पर क्या लिखे थे हम, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, तो वहीं पर आकर बाइंड कर गया, तो वही OH एट थर्ड एंड टू फॉर्म चार्ज टीआरएनए। अब आइए बात करते हैं हम लोग इनिशिएशन की, यानी किसका इनिशिएशन, तो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। तो पहले एमिनो एसिड चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद टीआरएनए के साथ बाइंड हुआ, तो स्पेसिफिक टीआरएनए बन गया। यहां तक कि पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को चलते चलिए और समझते चलिए। अब हेडिंग देंगे हम लोग इनिशिएशन, क्या देंगे, इनिशिएशन।
इनिशिएशन, कंप्लीट एकदम अलग सा प्रोसेस, पूरा का पूरा एमआरएनए के सीक्वेंस पे डिपेंड करना। इनिशिएशन यहां पर तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है इनिशिएशन फैक्टर, ठीक, दूसरा एमआरएनए और तीसरा राइबोसोमल सब यूनिट, और तब चौथा आता है टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए जिसके ऊपर एमिनो एसिड है। तो देखो इनिशिएशन के लिए जरूरत पड़ती है इनिशिएशन फैक्टर की। किसकी? इनिशिएशन फैक्टर की। रिक्वायर्ड इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर एक तरह का प्रोटीन है जिसकी जरूरत पड़ेगी, जो सेल में होगा पहले से, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इनिशिएशन फैक्टर और प्रोकारियोट, इन प्रोकारियोट थ्री टाइप्स, प्रोकारियोट में थ्री टाइप्स होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएशन फैक्टर 1, सेकंड में IF यानी इनिशिएशन फैक्टर 2, और थर्ड में इनिशिएशन फैक्टर 3। IF1, IF2 और IF3, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3, ये हो गया। जबकि इन यूकारियोट्स इट इज 9 टाइप्स, जबकि यूकारियोट में ये 9 टाइप्स के होंगे। कौन कौन? तो कहते हैं यूकारियोटिक, ई फॉर यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 का ए, यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 का बी, यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 का सी। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और तब 6 के बाद 7 और 5 और 6। हाँ, उसके बाद फिर आएगा इनिशिएशन यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर डी तक, जो 4 है उसमें डी तक होते हैं। ओके, और फिर 5 और 6 हो जाएगा, तो यहां सी तक लिख दिए, यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 का डी, इनिशिएशन ऑफ यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 एंड यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। अब देखिए 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बस, अरे 1 से लेके 9 तक होना चाहिए था, लेकिन उसके जगह पे क्या हुआ, 4 का ए बी सी डी कर दिया, तो 4 का ही 4 टाइप्स के हो गए। तो बचा हुआ 5 क्या होंगे, 1 2 3 और 5 और 6 हो गया। तो ये 9 टाइप्स के इनिशिएशन फैक्टर जो है वो किसके हैं, तो वो इनिशिएशन फैक्टर हो गए यूकारियोटिक सेल के। अब उसके बाद में देखो, यहां पर जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है, कहते हैं IF3 ऑफ प्रोकारियोटिक का IF3 और यूकारियोटिक का EIF2 पार्टिसिपेट करता है इनिशिएशन के लिए, यानी ट्रांसलेशन को शुरुआत कराने में यही दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहां पर? इनिशिएशन के लिए। ठीक है, तो जो अटैच करते हैं किसके साथ, ये अटैच करते हैं स्मॉलर सब यूनिट के साथ। तो एंड EIF2, ई का दे दिया मतलब यूकारियोटिक, अटैच विथ स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों, ये पॉइंट को याद रखिएगा, अभी आगे इसका रोल आने वाला है। तो IF3 प्रोकारियोटिक का एंड EIF2 अटैच विथ स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं। GTP की जरूरत पड़ती है इनिशिएशन के लिए, GTP इज रिक्वायर्ड। तो जैसे आप रिस्पिरेशन में पढ़े थे, 1 GTP बराबर 1 ATP, वहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यहां पर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो दोनों सिमिलर है। इसके रेस्पेक्ट में, यानी एनर्जी के रेस्पेक्ट में जितना किलो कैलोरी एटीपी से निकलेगा उतना किलो कैलोरी एक जीटीपी के ब्रेकडाउन होने से भी
निकलता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, फिर कैप ऑफ mRNA अटैच विथ कैप ऑफ mRNA, कैप ऑफ mRNA, mRNA के ऊपर कैप कौन से एंड में था? 5 एंड पे, तो कैप ऑफ mRNA अटैच विथ rRNA ऑफ 3 एंड। तो और पहले उसमें rRNA ऑफ 3 एंड, और उसमें भी किसका? तो स्मॉलर सब यूनिट का, सब यूनिट कोई भी हो, लार्जर सब यूनिट हो या स्मॉलर हो, है तो राइबोसोम का पार्ट। राइबोसोम दो चीज से मिलकर बना है, एक बना है किससे? तो rRNA से, और दूसरा प्रोटीन से। तो rRNA भी तो न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, उसमें भी 3 to 5 एंड का सीक्वेंस होगा, पॉलीमराइजेशन हुआ होगा। तो rRNA का 3 एंड और mRNA का 5 एंड जो कैप है, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में। तो 5 एंड ऑफ mRNA एंड 3 एंड ऑफ rRNA of a smaller subunit are कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी वो बाइंड कर पाएगा, तभी राइबोसोम उसके साथ थोड़ा देर के लिए रुक पाएगा mRNA के ऊपर। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसकी वजह से वो अटैच हो पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनिशिएशन कोडॉन जो AUG है, वह इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है mRNA का? इनिशिएशन कोडॉन इज AUG। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे AUG है, उसी को इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। तो इनिशिएशन कोडॉन दैट इज AUG कम्स ऑन P साइट ऑफ राइबोसोम या स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट पे जो P साइट है, तो इसलिए मैंने बोला था कि P साइट जो है वो लार्जर स्मॉलर दोनों के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, दोनों में है। बाकी A साइट और ये साइट, कौन सा? A साइट और प्लस E साइट वो लार्जर के लिए है, लेकिन P साइट दोनों के बीच में है, दोनों में आता है। इसी वजह से पहला जो इनिशिएशन कोडॉन AUG के लिए जो tRNA आएगा, वो सबसे पहले कहां आएगा? P साइट पे आएगा। तो कहते हैं इनिशिएशन कोडॉन, या इधर ऊपर लिखता हूं मैं, चलिए अब ये आगे और लिखते हैं इनिशिएशन की पार्ट को। तो चलिए इनिशिएशन कोडॉन क्या बोल रहे थे? इनिशिएशन कोडॉन AUG comes at P साइट। P साइट मतलब यानी राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट पे, क्योंकि सबसे पहले mRNA के साथ पहले कौन अटैच होता है? पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है, देन आफ्टर लार्जर सब यूनिट आता है, पहले लार्जर नहीं आता है। तो इनिशिएशन कोडॉन कम्स ऑन, इनिशिएशन कोडॉन कौन है? AUG कम्स एट P साइट। ओके, वो P साइट पे आ गया। अब कहते हैं कि जब ये काम हो जाएगा, P साइट पे आएगा, तब वहां पे पहला जो इनिशिएशन tRNA है, यानी मेथियोनिन वाला चार्ज tRNA, वो आकर के वहां पे क्या करेगा? इनिशिएशन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो कहते हैं सेकेंड में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो इनिशिएशन एमिनो एसिड मेथियोनिन, नहीं मेथियोनिन है, सबसे पहले मेथियोनिन ही आएगा, क्योंकि दूसरा नहीं आ सकता है। स्टार्टिंग ऐसे लिखते हैं, मेथियोनिन
मैथियोनिन और समटाइम्स वैलिन भी होता है, क्योंकि मैथियोनिन का क्या है बेटा, AUG, और वैलिन का GUG। हमने इनिशिएशन कोडॉन कल जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में लिखाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड में। तो मैथियोनिन और वैलिन on tRNA in which have एंटीकोडॉन। तो उस टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्या होगा, क्योंकि इनिशिएशन तो AUG से होना है, तो उसका एंटीकोडॉन क्या होना चाहिए, इन विच हैव एंटीकोडॉन UAC, एंटीकोडॉन UAC bind on tRNA in which have anticodon UAC binds on initiation codon AUG on mRNA। तो जब mRNA के जहां पर AUG होगा तो वहां पर एंटीकोडॉन ऐसा टीआरएनए आएगा जिसका एंटीकोडॉन क्या हो, UAC, और UAC वाला टीआरएनए क्या कैरी करता है, तो मैथियोनिन। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, टीआरएनए और ये हो गया मैथियोनिन, ऐसे ऊपर में मैथियोनिन, यानी ऐसा टीआरएनए जिसके पास क्या है, मैथियोनिन। और मैथियोनिन इज द इनिशिएशन, यानी कोई भी प्रोटीन बनेगा तो उसमें पहले मैथियोनिन होगा, पहला एमिनो एसिड इज द मैथियोनिन। ओके, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन बना रह सकता है। अब जो लार्जर सब यूनिट है, in the presence of Mg+2 the larger subunit, in the presence of Mg+2 the larger subunit, जो larger subunit है वो अब क्या करेगा, वो बाइंड करेगा किसके साथ, तो स्मॉलर सबयूनिट के साथ। लार्जर सबयूनिट now combined with a smaller subunit। ओके, तो अब स्मॉलर सबयूनिट, यानी जब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद स्मॉलर सबयूनिट पहले बाइंड करेगा और तब लार्जर सबयूनिट आके बाइंड करेगा किसके पास, mRNA के पास। फॉर इट रिक्वायर, ओहो, for it require IF1 and EIF4। तो IF1 सिर्फ लिखें यानी प्रोकारियोट के लिए, और EIF1 और EIF4 लिखें दैट मींस की यूकारियोट के लिए। तो ये जब स्मॉलर सब यूनिट के साथ लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करता है तो उसके लिए वहां पर मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, साथ ही साथ प्रोकारियोटिक सेल अगर है तो उसमें IF1 की जरूरत पड़ेगी, और यूकारियोटिक सेल है तो उसमें EIF1 एंड EIF4 की जरूरत है। 4 के चारों टाइप ABCD सभी की जरूरत पड़ेगी। ओके, उसके बाद में देखो ये तो जरूरत पड़ गई, उसके बाद में देखो एक साइन डायग्राम सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं साइन डायग्राम सीक्वेंस। तो यह सीक्वेंस है, क्या है, AGG AGGU 1 2 3 4 5 6 7 near AUG on prokaryotes
that help in combining of 30S on mRNA। तो AUG के पास यानी mRNA पे AUG होता है, अब इसमें भी कंफ्यूज मत करना। AUG सीक्वेंस, चलो ये भी लिख ही देता हूं, नहीं तो आप फिर SEQUENC sequence on mRNA, sequence on mRNA near AUG in prokaryotes। फिर से बोल रहा हूं, ये सीक्वेंस है AGGU sequence on mRNA near AUG in prokaryote that help in combining of 30S on mRNA पे। और इसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? साइन डलगार्नो सीक्वेंस। दो साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया साइन डलगार्नो सीक्वेंस। यहां तक इनिशिएशन की बातें जो है वो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। इनिशिएशन के बाद की जो चीजें हैं वह है एलोंगेशन। इनिशिएशन के बाद क्या है? एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एलोंगेशन के पूरे प्रोसेस को पहले मैं आपको इससे समझाऊंगा, क्या कहता हूं, डायग्राम से, कि एलोंगेशन में क्या होता है। बस सिंपल सी बात है, चार्ज टीआरएनए आएगा और आने के बाद में एलोंगेशन को स्टार्ट करेगा। तो उसको पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली पहले समझा दूंगा, उसके बाद उसमें लिखाने का काम करूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इनिशिएशन को। तो सॉरी एलोंगेशन को, ये हो गया एलोंगेशन। ओके, तो एलोंगेशन के पार्ट को देखिए। एलोंगेशन में क्या होता है? तो सबसे पहले एलोंगेशन में देखो कि जो एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आकर के अटैच हुआ है, स्मॉलर और लार्जर सोम दोनों अटैच हो गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? एक हमें एमआरएनए लेना होगा। यह एक एमआरएनए है। एमआरएनए के ऊपर यहां पे एसीसी और ACG, उसके बाद में AUG, थोड़ा डिस्टेंस पे बना के दिखा रहे हैं, होता वैसा नहीं है, लेकिन हमें चूंकि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना है इस वजह से हम ऐसा करके दिखा रहे हैं। ओके, अब आप देखो क्या होगा। और यहां पर अब ये आ गया UAC, उसके बाद में GUG, G और G। चलिए, इतने सारे सीक्वेंस हैं। सबसे पहले क्या होता है? राइबोसोम आके बाइंड करेगा। जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, तो वो इस तरह से बाइंड करेगा कि उसका पी साइट इस AUG पे आ जाए। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पर ये सबसे पहले हमने बना लिया है, ये हो गया आपका राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। ओके, और ये हो गया उसका लार्जर सब यूनिट। दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, आप समझ रहे हैं। लिखेंगे तो अभी बाकी डायग्राम बनाने में मुश्किलें होगी। तो ये स्मॉलर है, स्मॉलर, ठीक है, सब यूनिट बाहर लिख दिया मैंने। ये लार्जर सब यूनिट है। राइबोसोम पे आप जानते हो 3 साइट होते हैं। एक पहला साइट यहां पर ये हो गया फर्स्ट साइट, जिसका नाम है ए साइट।
उसके बाद में दूसरा हो जाएगा पी साइट। ओके, तो ये हो गया पी साइट, और उसके बाद ये तीसरा साइट, ये क्या हो गया बेटा, तो ये हो गया ई साइट। तीनों साइट आ गए, राइबोसोम इस तरह से बाइंड किया कि तीनों साइट इस तरह से आ गए हैं। और राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट पे जो सबसे पहले रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन कहां से स्टार्ट होगा, जो इनिशिएशन कोडॉन है AUG, तो राइबोसोम भी आके वहीं पे बाइंड करेगा जहां पे AUG होगा, और इस तरह से बाइंड करेगा कि स्मॉलर सब यूनिट का पी साइट और या mRNA का इनिशिएशन कोडॉन यानी AUG पी साइट पे आ जाए। तो इस तरह से बाइंड किया कि राइबोसोम का पी साइट और mRNA का इनिशिएशन कोडॉन फिक्स हो गया। अब दिस इज द mRNA। अब आप क्या जानते हो कि पी साइट पे क्या आएगा, हम यहां इसको नीचे तक करके दिखा देते हैं। ये हो गया पी साइट, तो पी साइट को अब यहां नीचे मैं लिख रहा हूं, ये हो गया पी साइट, उसी तरह से ये हो गया ए साइट और ये हो गया ई साइट। ओके, ये नीचे तक मैं लिख के दिखा दिया। चलो, अब ये हो गया ए साइट, ये पी साइट और ये ई साइट। तो सबसे पहले AUG से, AUG किसका कोड है, मैथियोनिन का। तो ऐसा टीआरएनए आएगा जिसका एंटीकोडॉन इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। चलिए वो भी हम बना लेते हैं। तो यहां पर अब आ गया ये टीआरएनए, चलो भैया ये आ गया है, ये हो गया टीआरएनए। एकदम ध्यान से आपको देखना होगा, और ये टीआरएनए है। अब टीआरएनए ऐसा आएगा जिसका एंटीकोडॉन क्या हो, जिसका ये एंटीकोडॉन ये इस तरह से हो, इसका 3 एंड से 5 एंड ऐसे उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये समझिएगा, ये क्या है 5 to 3 एंड है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। ओके, चलिए इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, आपको और कंफ्यूजन ना हो। और इसको हम वेरिएबल इंटर कर दिए, और ये हो गया आपका 5 एंड, और ये यहां पर हो गया मैथियोनिन हो जाएगा। तो यहां पर मैथियोनिन, ठीक है, ये हो गया इसका 3 एंड, ठीक, क्योंकि ये 5 to 3 है, यहां पर mRNA ये 5 to 3 एंड है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर क्या होगा 3 to 5 इस तरह से, तो ये कोडॉन USC हो गया। चलिए अभी उतना 3 to 5 पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होइए। यहां पर जो आएगा तो किसी भी अमीनो एसिड के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी यहां पर देख लो आप, ये हो गया H, इधर हो गया COOH, एक अल्काइल ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप, यही होता है ना भाई। चलो यहां पर एक बन गया, ये यहां पर इस तरह से हो गया। अब यहां पर आया है, जब दोनों राइबोसोम अटैच हो गए हैं, दोनों राइबोसोम अटैच हो गए हैं, तो अब यहां पर दूसरा टीआरएनए आएगा। दूसरा टीआरएनए इस तरह से फिर आया। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा टीआरएनए का स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगा, अब आप समझो कि क्या है। यहां से अब दूसरा टीआरएनए आया, और ये उसका समझ लीजिए, अब उसका एंटीकोडॉन क्या होगा, ए, यू और जी, ठीक है। यूएसी किसका कोड है, जो भी अमीनो एसिड होगा। तो जो अमीनो एसिड होगा, कल आपको तरीका मैंने बताया था, वो आप खुद सोच के निकालिए कौन सा है। यहां पर जो भी आएगा तो दूसरा अमीनो एसिड होगा, तो किसी भी अमीनो एसिड के एक अमाइनो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक तो कॉमन होता है, तो यहां पर फिर से क्या हो गया NH2, इधर COOH, इधर H और एक अल्काइल ग्रुप, ये मिनिमम होगा। अब आप इस टीआरएनए पे जो अमीनो एसिड है और इस टीआरएनए पे जो अमीनो एसिड है, दोनों के बीच में क्या होगा, यहां से H2O का रिलीज कर लेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, H2O को
रिलीज कर दिए। H2O रिलीज हो गया तो इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये एमिनो एसिड इसके साथ अटैच होगा और ये टीआरएनए फ्री हो जाएगा। ये टीआरएनए फ्री होने के बाद कहां जाएगा? एक्जिट साइट पे आ जाएगा। ये एक बार आप समझ गए बात को, मैं फिर से अब समझा रहा हूं आपको कि कैसे क्या होता है भैया। देख लीजिए फिर से, हमने क्या कहा? हमने कहा कि यह समझो कि यह एक एमआरएनए है। इस एमआरएनए के ऊपर में बहुत सारे कोड हैं, तो ए यू और जी है, ओके। और फिर यहीं पर एक कोड है यूएसी, ठीक है। बाकी इधर भी और कोड हैं यूजीजी, ठीक है। और फिर यहां पर दूसरा कोड आ गया जीजी का, ओके। ये कोड आ गया जीजी का। उसके बाद फिर ये कोडॉन, हमने 3-3 का कोडॉन इसलिए दिखाया ताकि आपको डायग्रामेटिकली समझा सके, लेकिन आप जानते हो कि ये लीनियर होता है एकदम, इसके बीच में इस तरह से नहीं होता, एकदम सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम तरीके से होगा। हमको समझाना है इसलिए 3-3 के स्लॉट में लेके आपको कोडॉन के फॉर्म में लेके समझा रहे हैं। फिर मान लीजिए कोई भी XY जो भी रहेगा, फिर कोई एक और ले लेते हैं, तो मान लो UAC, ठीक है। तो फिनाइलएलानिन का हो जाएगा UCA, हाँ, तो ये फिनाइलएलानिन का हो जाएगा UAC, ठीक है। अब चलिए इतना पे काम करते हैं हम लोग। तो हमने आपको क्या बोला कि राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट का जो पी साइट है एमआरएनए पे, यह एमआरएनए हो गया, इस एमआरएनए पे इस तरह से आके बाइंड होगा कि उसका पी साइट इनिशिएशन कोडॉन जो AUG है उस पे अटैच हो, ओके। तो यहां से हम लोग दिखा देंगे, ये हो गया राइबोसोम। अब राइबोसोम पे 3 साइट दिखा दिए हम लोग, ये 3 साइट हो गए। ए हो गया ए साइट, ओके बेटा। ये हो गया आपका कौन सा साइट? तो ये हो गया पी साइट, राइबोसोम के 3 साइट। और ये हो गया तीसरा ई साइट। तो अभी स्टार्ट हुआ है क्या? ट्रांसलेशन। राइबोसोम आके बाइंड कर गया है, स्मॉलर सब यूनिट आया, फिर लार्जर सब यूनिट भी बाइंड कर गया। अब इसके बाद में देखो, जब ये बाइंड कर गया है, अब देखिए, तो सबसे पहले टीआरएनए आके इनिशिएशन कोडॉन पे बाइंड होता है। इनिशिएशन कोडॉन पे जो टीआरएनए आएगा वो क्या लेकर के आएगा? मेथियोनिन। तो इस तरह से टीआरएनए को हम दिखा देते हैं, ये हो गया टीआरएनए, और इस टीआरएनए पे क्या है? तो मेथियोनिन है, ओके। तो जो भी टीआरएनए मेथियोनिन लेकर के आए, क्यों? क्योंकि इस टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्या होगा? इस टीआरएनए का एंटीकोडॉन होगा, थोड़ा सा ऊपर करके मैं दिखाता हूं, और इस टीआरएनए का एंटीकोडॉन होगा UAC। ये एंटीकोडॉन UAC, क्योंकि दोनों के बीच में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। मेथियोनिन आया तो मेथियोनिन जो होगा, ये समझ लो कि इसके ऊपर मेथियोनिन आया। क्यों मेथियोनिन आएगा? क्योंकि AUG मेथियोनिन को कोड करता है, तो यहां पर वही टीआरएनए आके बाइंड करेगा जिसके पास मेथियोनिन हो। AUG कोड फॉर द मेथियोनिन। तो टीआरएनए रीड कर लेता है कि आने वाला जो नेक्स्ट कोडॉन है वो कौन से एमिनो एसिड को है, तो वही टीआरएनए आएगा जो कंसेक्यूटिव उसका जेनेटिक कोड है। तो यहां पर टीआरएनए वैसा आया जिसके पास मेथियोनिन है। तो कोई भी अमीनो एसिड के ऊपर में आप देखो क्या क्या होता है, COOH और NH2, एक अल्काइल ग्रुप और H ग्रुप, ये यहां पर आके बाइंड हो गया। अब दूसरा जो है GGG किसका है? पहला लेटर G है, मतलब सबसे नीचे के रो में आ गया। लास्ट का बीच वाला सेकंड लेटर जो है वो भी G है, इसका मतलब क्या हो गया? UCG। लास्ट वाले कॉलम पे आ गया लास्ट का G, यानी ये ग्लाइसिन को है। चलिए यहां पर फिर दूसरा हम लोग लेते हैं, ये दूसरा टीआरएनए आएगा, और ये टीआरएनए इस तरह से क्या लेकर के आएगा? तो ये लेकर के आएगा ग्लाइसिन। अब समझिए बेटा कैसे क्या हो रहा है।
इसका एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, CCC हो गया। और ग्लाइसिन को लेकर के आया, तो ग्लाइसिन लेकर के आएगा, उसके पास भी क्या होगा यहां पर, तो ग्लाइसिन लेकर के आएगा तो उसके पास भी क्या होगा, COOH, और यहां पर हो गया NH और 2, यहां पर कर दिए H और यहां पर कर दिए R, या यहां पर इधर कर दिए हम R और इधर कर दिए H, हमें बॉन्ड दिखाना है इसलिए। अब देखो यहां से क्या रिलीज होगा, इसका OH ग्रुप और इसका H दोनों मिल करके एक H2O को रिलीज कर दिया यहां से, ये रिलीज हो गया। तो क्या बच गया यहां पर, CO हो गया। ये सब बायोमोलिक्यूल में मैंने कराया है कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो बस उसको रिकॉल कर दिए। तो यानी कि अब ये समझो, अब इस तरह के सिस्टम को हटा के कैसे H2O रिलीज होगा, तो दोनों एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो यानी यहां पर अब ये समझ लो कि ये जो tRNA क्या लेके आया था, ये tRNA लेकर के आया था ग्लाइसिन, और ये tRNA क्या लेके आया था बेटा, मैथियोनिन। दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। अब ये दोनों अटैच हो गए। जब मैथियोनिन अटैच हो जाएगा इस A साइड के tRNA के साथ, तो ये वाला tRNA अब फ्री हो गया। अब ये tRNA क्या हो गया, फ्री हो जाएगा। तो ये tRNA यानी ये अब फ्री हो गया, तो ये tRNA फ्री, क्योंकि मैथियोनिन अटैच हो गया ग्लाइसिन के साथ A साइड पे, इसीलिए इसको कहते हैं पेप्टिडाइल साइट, यानी पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर बना। ये हो गया यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये tRNA फ्री। अब देखो हमने क्या बोला था कि mRNA एक रोड है, या mRNA एक रोड है और राइबोसोम क्या है, एक वेहिकल है। तो अब ये आगे की ओर बढ़ेगा, पहले इस तरह से था, अब आगे की ओर बढ़ेगा। तो जो A साइड पे है वो कहां आएगा, P साइड पे, और जो P साइड पे है वो कहां जाएगा, T साइड पे। तो जो E साइड पे यानी P साइड पे क्या है, ये tRNA है, अब ये कहां जाएगा, E साइड पे। अब इसी चीज को और आगे बढ़ाएंगे, तो यानी अब कहां कवर करेगा, USC। USC किसका कोड है, फर्स्ट लेटर क्या है, U, दैट मीन्स की फर्स्ट रो को, और A, UA यानी सेकेंड, तो SP, S का मतलब सेरीन, ये सेरीन का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगला आने वाला क्या है, सेरीन। अब देखिए, अब इस राइबोसोम को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे हम लोग। देखिए अब तो अब आके यहां से इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बस समझते चलिए आप। ये एंटीकोडॉन याद रखिए कि इसका USC वाला एंटीकोडॉन है। अब देखिए हम जो डायग्राम बना रहे हैं इस पे, यस, mRNA को हम लोग इसी तरह रखेंगे क्योंकि हमें उसको आगे की ओर बढ़ाना है। चलिए, तो ये mRNA जो है वह कंटिन्यू हो गया इस तरह से, और यहां पर ये USC जो था। तो अब हमारा राइबोसोम क्या होगा, आगे की ओर बढ़ा। जब आगे की ओर बढ़ा, पहले ये साइड से बाहर था, अब ये साइड के अंदर में आएगा। अब राइबोसोम को हम लोग इस तरह से ये दिखा दिए, ये हमारा राइबोसोम। चलो, अब ये राइबोसोम हो गया हमारा। अब इसका ये जो पहले बाहर था वो कहां जाएगा, अब ये आ गया A साइट पर। ठीक, ये हो गया A साइट, राइबोसोम आगे की ओर बढ़ा। जो ये था A साइट पे, अब वो कहां आ गया, ये आ गया P साइट पे। और ये जो P साइट पे था, अब ये कहां आ गया, ये हो गया E साइट पे। अब समझे, तो यहां पर जो ये जो पहले AUG था, इसका एंटीकोडॉन क्या था, इसका एंटीकोडॉन, ये tRNA का एंटीकोडॉन, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, यहां से इसको पहले नीचे कर दिया, यस। तो A का कॉम्प्लीमेंट्री U का कॉम्प्लीमेंट्री A, और ये G का C, ये tRNA आ गया। अब ये tRNA कैसा हो गया, अनचार्ज, क्योंकि इसके ऊपर एमिनो एसिड नहीं है।
तो एमिनो एसिड किसके पास चला गया? ये जो पहले ए साइड पे था जो अब पी साइड पे आया है, यानी ये टीआरएनए और इस टीआरएनए का एंटीकोडॉन, ये क्या क्या, तो सी सी और सी, और इसके ऊपर क्या क्या हो जाएगा, तो एक मैथियोनिन प्लस सेकंड में क्या लाए थे हम लोग, हाँ जी जी जी, तो ग्लाइसिन। ये दोनों बॉन्ड, मैथियोनिन जो पहले इस टीआरएनए के साथ था वो बाइंड कर लिया इसके साथ, अब ये पी पे आ गया। अब नेक्स्ट तीसरा टीआरएनए आएगा, ए साइड पे फिर से नया आएगा, तो जो ये टीआरएनए आया इसके ऊपर क्या रहेगा, यूएससी का कॉम्प्लीमेंट्री ए यू एंड जी। यूएससी किसको कोड करता है, तो ये सेरीन को कोड किया। अब ये सेरीन इसके साथ फिर बॉन्ड बना लेगा, तो बॉन्ड बना लिया तो फिर से जो पी साइड पे ये टीआरएनए है अब ये क्या हो जाएगा, फ्री, तो ये फिर से फ्री हो जाएगा। फिर से राइबोसोम आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, एग्जिट से बाहर हो जाएगा टीआरएनए, ये कौन सा एंटीकोडॉन वाला, यूएससी वाला बाहर आ जाएगा, और सी सी एंटीकोडॉन वाला कहां आएगा, ई साइड पे, और जो अभी ए साइड पे है वो किधर आ जाएगा, पी साइड पे। एक और बना लेते हैं हम लोग, ये तीसरा यहां पर फिर एक और दे देते हैं हम लोग, ओके। चलिए, तो इसका हम लोग कोई भी एक कोड दे दीजिए आप, यू जी यू है, चलिए, और यू जी यू किसका हो जाएगा, यू है जो फर्स्ट का, तो इधर से फर्स्ट रो, जी जो हो गया यूसी ए जी लास्ट का, यानी कि टाइरो सीएसटी यानी सिस्टीन का हो जाएगा। तो अब यहां पर आइए, अब राइबोसोम को और आगे की ओर बढ़ाना है, फिर से राइबोसोम को मिटा लिया यहां से पूरा का पूरा सीक्वेंस। ये याद रखिएगा, मेथियोनिन, ग्लाइसिन और सेरीन यहां तक अटैच हुआ है, फिर से मिटाया हमने। चलो बेटा, अब यहां तक हो गया, एमआरएनए को फिर से कंटिन्यू कर दिया हमने, ये एमआरएनए हो गया। अब जो यहां पर बनाएंगे हम लोग राइबोसोम, आगे की ओर दिखाएंगे। अब राइबोसोम खिसक के किधर आया है, ये हो गया, ये आ गया हमारा, ऐसे राइबोसोम आ गया। थोड़ा सा और इसको ऊपर करना पड़ेगा, तभी पी साइट ई साइट अच्छे से एंटीकोडॉन दिखा पाएंगे हम लोग। यस, ये हो गया। अब यहां पर आइए, तो अब ये साइट ये हो गया ना, यहां पर जो आएगा वो क्या क्या बोले थे, कौन सा आ जाएगा, सी फॉर सेरीन, सी से सिस्टीन, यहां पर ये आ गया, तो इसका एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, ए सी ए, और यहां पर क्या आएगा, सिस्टीन, और पी साइट पे क्या आ जाएगा, ये पी, ये ए, और ये एग्जिस्ट साइट। अब इसका जो एंटीकोडॉन है वह क्या हो गया, अब यहां पर इसका एंटीकोडॉन ए यू जी, क्या हो गया, ए यू जी, और इसके ऊपर अब क्या क्या आ जाएगा, पहले क्या था, मैथियोनिन था, मैथियोनिन के बाद शायद ग्लाइसिन आया था, और ग्लाइसिन के बाद क्या था, सेरीन था। ये तीनों आपस में इस तरह से जुटे हुए पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। अब यहां पर क्या है, ये सिस्टीन है, ये भी बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। यहां पर जो ये एंटीकोडॉन है वो एग्जिस्ट साइट पे आ गया, एंटीकोडॉन सी सी और सी, ये एंटीकोडॉन सी सी सी, और यहां पे जो एयूजी का एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए था, इस तरह से
ये दिखा दिए हम। तो एंटीकोडॉन ये क्या हो गया, इसका एंटीकोडॉन UAC, अब ये बाहर आ चुका है। और आगे बढ़ेगा तो ये जो एंटीकोडॉन CCC वाला है ये भी टीआरएनए बाहर आ जाएगा, और इस तरह से फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन बनते चला जाएगा। और जैसे ही कहीं पर UAA यानी स्टॉप कोडॉन आएगा, जहां पर भी आएगा ये सब सेपरेट हो जाएंगे। अब मान लो यहां पर ये स्टॉप कोडॉन है, इसके बाद स्टॉप कोडॉन है, अब क्या होगा, नेक्स्ट जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ये इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे सभी। मैं दिखा देता हूं आपको। ये अलग लार्जर सब यूनिट, ये अलग सेपरेट, और ये पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाएगा, या इस तरह से क्या क्या है, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, सेरीन और सिस्टीन। ये हो गया, इतना आ गया। देखो ये अलग और ये टीआरएनए भी अलग। ये कौन सा है, तो ये आपका ये टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, तो ACA सब अलग हो गए, क्योंकि ये नॉनसेंस है, इसको पहचानने वाला कोई टीआरएनए नहीं है। यहां पे टीआरएनए आएगा ही नहीं, तो बाकी सब सेपरेट हो गए। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेशन। तो इलोंगेशन और टर्मिनेशन के प्रोसेस को मैंने आपको पूरा समझाया। इसको लिखाने का काम जो है वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको लिखेंगे, और हमारा ट्रांसलेशन एक तरह से पूरा हो चुका है। बस थोड़े से 2-4 पॉइंट जो है इसमें लिखाने का है, वो लिखाऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।